नमस्कार दोस्तों, हमने गत वीडियो में गांधी जी के संक्षिप्त जीवन परिचय को एवं भारत में उनकी प्रारंभिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया था और हमने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद इत्यादि आंदोलन का उनका विस्तार से यहाँ पर समझाया था लास्ट वीडियो में। अब उसके बाद जो टॉपिक रह गया था गांधी जी का प्रारंभिक गतिविधियों में और अखिल भारतीय स्तर पर जो पहला सत्याग्रह था वो रोलट सत्याग्रह था, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इस सत्याग्रह में पहली बार उन्होंने अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया था। पहले वो हड़ताल 30 मार्च को होनी थी, बाद में उसकी तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई थी। और लेकिन ये रोलट सत्याग्रह आखिर गांधी जी के द्वारा क्यों चलाया गया, ये रोलट एक्ट आखिर क्यों लाया गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, क्या पहले इससे पहले कोई कानून नहीं था क्या? तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में भारत रक्षा कानून लागू किए थे। भारत रक्षा कानून, और इस कानून का सहारा लेकर ब्रिटिशर्स ने भारत में सभी प्रकार की क्रांतिकारी, आतंकवादी, या फिर हम यूँ कहें कि प्रेस पर भी स्वतंत्रता लगा दी थी, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता लगा दी थी। और किसी प्रकार का राजद्रोह, मतलब जो ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट चुनौती देता हो या उसकी निंदा करता हो, इस प्रकार का कोई भी जो लेख है आप न तो समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकते हो, न ही ऐसी कोई पुस्तिका प्रकाशित कर सकते हो। तो लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हो रहा है और इस कानून को हटाना है अब, तो और भारत में अविश्वास है। क्यों अविश्वास है? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों द्वारा अंग्रेजों की भरपूर मदद की जाती है। स्वयं गांधी जी के द्वारा भी सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और इस कारण कुछ लोगों ने उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट, मतलब एजेंट करार दिया है। देखो दोस्तों, ये पहली बार नहीं था कि गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों की मदद की गई थी। अंग्रेजों की मदद गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान, जब द्वितीय बोअर युद्ध हुआ था 1899 से 1901-2 तक, उस युद्ध में भी इन्होंने जो अंग्रेज है उन जो दक्षिण अफ्रीका की जो कॉलोनी थी बोरों की, उनके खिलाफ इनकी खूब मदद की थी। एम्बुलेंस सेवा का संचालन भी किया था और इसकी एवज में ब्रिटिश सरकार ने इनको बोअर युद्ध पदक और जुलू युद्ध पदक नाम से 2 मेडल या तमगे भी प्रदान किए हुए थे। और भारत में भी उन्होंने इस प्रकार की जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मदद की, और भारत में भी उनको केसर ही हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। लेकिन तुरंत ही गांधी जी को अंग्रेजों का विरोधी होना पड़ा। उसका सबसे पहला कारण रोलट सत्याग्रह, और उससे और एक कारण खिलाफत आंदोलन। पंजाब में बहुत ज़्यादा जो दमन किया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा हिंसा की गई थी, उस हिंसा के कारण भी तुरंत ही गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जिसे भारतीय इतिहास में रोलट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रथम विश्व युद्ध में के बाद इस भारत रक्षा कानून को समाप्त करना था। और देखिए, इस भारत रक्षा, ये जो रोलट एक्ट बनाया गया था, इसका वास्तविक जो नाम था, रोलट एक्ट का जो वास्तविक नाम था वो अनार्किकल का मतलब होता है अराजकतावादी। अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, इस प्रकार का ये रोलट एक्ट का पूरा नाम था।
और देखिए, भारत रक्षा कानून की तरह ही लोगों को प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने के लिए एक्ट लाया गया था। पहले हम इसकी कमेटी की बात करते हैं कि रोलट कमेटी में कौन कौन था, और इस कमेटी में अध्यक्ष तो एक सिडनी, ये कमेटी बनाई गई थी 10 सितंबर 1917 को। जो सिडनी रोलट थे, ये इसके अध्यक्ष थे, और ये ब्रिटेन के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इसके अलावा इसके 4 सदस्य अन्य थे। इन 4 सदस्यों में एक भारतीय न्यायाधीश, जो भारतीय ही था। दूसरा भी भारतीय न्यायाधीश था, भारत में न्यायाधीश था, लेकिन ये भारतीय नहीं था, ये दोस्तों अंग्रेज था। अंग्रेज था। इसके अलावा इस कमेटी में 2 गैर सरकारी सदस्य थे, और वो जो 2 गैर सरकारी सदस्य थे, वो एक तो भारतीय था और एक अंग्रेज था। उद्देश्य क्या था इसका? कमेटी का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत में अराजकतावाद को रोकना है, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना है, और इसके अलावा कानूनी सुधारों की रूपरेखा तैयार करनी है। तो अराजकतावाद को रोकने के लिए एवं कानूनी सुधारों की रूपरेखा। ये इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये बताया गया था। इसका जो वास्तविक उद्देश्य था, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, एक तो ये था कि भारत रक्षा कानून की तरह एक कानून लाना था। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था, 20 अगस्त 1917 को भारत के जो सचिव थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है वैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स होती है, और जैसे हमारे यहाँ उच्च सदन राज्यसभा होती है, वहाँ लोकसभा होती है। तो ब्रिटेन की संसद, निम्न सदन तो होता है ब्रिटेन की संसद में निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ
कॉमन्स, और जो उच्च सदन होता है, उच्च सदन, वो होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसको लॉर्ड सभा भी हम कह सकते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड। आपको पता हो तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण आता है जॉन मैगलेन का, जिन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की थी कि ईश्वर के द्वारा मैगलेन ने क्या घोषणा की थी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कि भारत का जो साम्राज्य है ये ईश्वर ने हमें इसलिए प्रदान किया है ताकि हम ईसाई धर्म की पताका को भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक लहरा सके। तो ये जॉन मैगलन का कथन था, इस संदर्भ में नहीं था, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हम 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू घोषणा होती है हाउस ऑफ कॉमन्स में। मोंटेग्यू घोषणा में क्या होता है, मोंटेग्यू घोषणा भारत को इसमें उत्तरदायी शासन देने की बात करते हैं, और इस घोषणा ने ब्रिटेन के, मतलब उन्होंने एक लक्ष्य बताया था कि भारत में ब्रिटेन के जो शासन का जो उद्देश्य है वो धीरे धीरे भारतीयों को उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। तो इससे क्या है, ब्रिटेन के जो रूढ़िवादी थे वो बड़े नाराज थे और उनको खुश करने के लिए एक इस प्रकार का एक्ट लाया गया था। जब भारतीय सोच रहे थे कि हमने ब्रिटेन की प्रथम विश्व युद्ध में बहुत मदद की है और हमें अब उसके बदले कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा और भारत की कुछ उत्तरदायी किस्म की संस्थाएं स्थापित की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लाया गया क्या, रोलट एक्ट। तो एक कारण रोलट एक्ट लाने का यह भी था। अब हम बात करते हैं कि रोलट एक्ट कमेटी बना दी गई 1917 में। अप्रैल 1918 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और जुलाई 18 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती है और इस रिपोर्ट का भारतीय द्वारा बहुत ही भयंकर प्रतिरोध किया जाता है, विरोध किया जाता है, नेगेटिव प्रतिक्रिया दी जाती है। लेकिन फिर भी जो केंद्रीय विधायिका थी, धारा सभा थी भारत में, उसमें फरवरी 1919 को भारत की जो केंद्रीय सभा थी उसमें यह बिल लाया जाता है। अब इस बिल में क्या था ये हम चर्चा कर लेते हैं कि रोलट एक्ट वास्तव में था क्या, रोलट एक्ट में क्या प्रावधान थे। दो प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण थे रोलट एक्ट में। पहला प्रावधान तो रोलट एक्ट के प्रावधान, पहला प्रावधान तो ये था, संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को संदेह क्या था, राजद्रोह का संदेह क्या था, राजद्रोहात्मक, कि उसने कोई भी राजद्रोहात्मक
गतिविधि में ये संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। पहला प्रावधान तो ये था। दूसरा प्रावधान क्या था? दूसरा प्रावधान ये था कि आपके पास किसी प्रकार की प्रतिबंधित जो राजद्रोह से संबंधित है, प्रतिबंधित पुस्तक या लेख मिलने पर गिरफ्तार किया जा सकता है और गुप्त अदालत में मुकदमा चलेगा। और सबसे अहम बात कि आप इस मुकदमे की कहीं पर भी कोई भी अपील नहीं कर सकते। तभी तो मोतीलाल नेहरू ने इस एक्ट के बारे में कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं और कोई दलील नहीं। कोई वकील नहीं, अपील नहीं और दलील नहीं। रोलट एक्ट को काला कानून की संख्या मोहम्मद इकबाल ने दी थी। मोहम्मद इकबाल और भारतीय जनता में यह है इस काले कानून के नाम से ही ज्यादा फेमस हुआ था। तो इस प्रकार ये दोनों के कथन है। अब 24 फरवरी को देखिए दोस्तों, अब केंद्रीय विधानसभा में ये बिल प्रस्तुत कर दिया जाता है तो गांधी जी एक्टिव हो जाते हैं और 24 फरवरी 1915 को 24 फरवरी 1919 को एक बैठक बुलाते हैं। और बैठक किसकी बुलाते हैं? होम रूल लीग कार्यकर्ताओं की, जो बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने महाराष्ट्र में 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। उसके लिए एक बेहतरीन संगठन उन्होंने तैयार किया हुआ था और उन संगठन के कार्यकर्ताओं की, उस संगठन के कार्यकर्ताओं कहाँ के कार्यकर्ता थे? अहमदाबाद और बॉम्बे। अहमदाबाद व बॉम्बे के होम रूल लीग कार्यकर्ताओं की। और इस बैठक में एक सत्याग्रह सभा का गठन, सत्याग्रह सभा का गठन किया गया है। और इस गठन में गांधी जी के अलावा द्वारकादास, जमनालाल दास, शंकरलाल उमर सोमानी, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो कि अंग्रेज का है और वो है G.D. हार्निमन। इन G.D. हार्निमन भी इस सत्याग्रह सभा के सदस्य थे। इसके बाद हम बात करें तो गांधी जी के द्वारा इस 24 फरवरी को एक पत्र लिखा जाता है वायसराय को।
और वायसराय से इस एक्ट को नहीं लागू करने की मांग की जाती है। ये गांधी जी की रणनीति का एक हिस्सा था। गांधी जी पहले पत्र लिखकर ब्रिटिशर्स को ये मौका नहीं देना चाहते थे कहने का कि आपने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बातचीत की पहल के डायरेक्ट हमारे खिलाफ आंदोलन चला दिया है और हमको बातचीत करने का मौका भी नहीं दिया है, तो इस प्रकार का आरोप हमारे ऊपर नहीं लगे। तो उन्होंने पहले ही इस आरोप को नहीं लगने के उपाय में ये पत्र वायसराय को लिख दिया जाता है। पत्र पर वायसराय किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देते हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये होम रूल लीग आंदोलन, ये सत्याग्रह आंदोलन था, इसमें गांधी जी के द्वारा 3 संगठनों का मुख्य रूप से 3 संगठनों का यूज लिया था। पहला था होम रूल लीग। इस संगठन का इन्होंने उपयोग लिया था। यद्यपि होम रूल लीग के जो कार्यकर्ता है, जो मद्रास की होम रूल लीग की प्रमुख थी, संस्थापक थी एनी बेसेंट, हालांकि पहले उन्होंने गांधी जी को अपना सहयोग दिया, लेकिन बाद में ये गांधी जी के खिलाफ हो गई और गांधी जी की यहाँ तक कि एनी बेसेंट ने राजनीतिक बच्चा कहकर, एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहकर इनकी मजाक उड़ाई। और जब इन्होंने इस प्रकार की गांधी जी की आलोचना की तो तिलक महोदय ने एक पुनर्मूसको भवः इस प्रकार का लेख लिखकर, पुनर्मूसको भवः लेख लिखकर बेसेंट की आलोचना करते हैं कि गांधी जी सही है और हमको उनका साथ देना चाहिए। इस प्रकार इसके अलावा जो मध्य भारत और बरार, इसमें होम रूल लीग के महत्वपूर्ण संगठन के जो कार्यकर्ता थे, संगठनकर्ता थे, BS खारपड़े और GS मुंजे, मैं मुंजे लिख देता हूँ, इन्होंने भी गांधी जी का विरोध किया। इसीलिए मध्य भारत और बरार यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन बहुत सीमित मात्रा में, छोटी मोटी जुलूस या हड़तालें हुई थी, नहीं हुई थी। तो इस प्रकार पहला होम रूल लीग हो गया। इसके अलावा एक खिलाफत आंदोलन का, खिलाफत का भी इन्होंने इसमें यूज लिया था, क्योंकि उस समय खिलाफत का मुद्दा था। हम अलग से एक टॉपिक में खिलाफत के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। खिलाफत के अलावा एक सत्याग्रह सभा, वो मैंने आपको बता दी। इस प्रकार अगर कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये इसलिए जरूरी था कि गांधी जी ने होम रूल, यद्यपि होम रूल लीग के लोगों ने गांधी जी का विरोध किया था, सबसे ज्यादा जो रोलर सत्याग्रह था वो पंजाब में था। सबसे ज्यादा उग्र और सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन हुए थे वो पंजाब में हुए थे। और पंजाब में इसलिए हुए थे दोस्तों क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब ने सबसे ज्यादा मदद अंग्रेजों की थी। माइकल ओ डायर जो कि पंजाब के उप राज्यपाल थे और जो गुजरांवाला था पंजाब का, जहां पर ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के दमन के लिए यहाँ तक कि बम तक गिराए गए थे और बहुत ज्यादा उग्र आंदोलन था। तो माइकल ओ डायर ने एक रिपोर्ट में कहा था कि 1:144 ये से घटकर 1:44, ये क्या था, युवकों का अनुपात, जहां पहले मतलब पहले 144 लोगों पर एक युवक था, तो अब 144 लोगों पर एक युवक हो गया।
मतलब इतने ज्यादा युवकों को प्रथम जो विश्व युद्ध था उसमें भर्ती किया गया। और पंजाब की ये घटना ये बता रहे हैं गुजरावाला के बारे में। अब देखिए पंजाब का आंदोलन क्या हुआ कि 9 अप्रैल को जब 6 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल को गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का रोलेट सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था और उस दिन पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल को आयोजन किया जाना था। और इस छह अप्रैल को जो हड़ताल होनी थी, इस हड़ताल के बाद 9 अप्रैल को पंजाब में आंदोलन उग्र था और यहाँ के नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। देखिए आप एक बात को ध्यान रखिए, पंजाब में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो गई थी और उस एकता में क्या हुआ था कि रामनवमी का जुलूस निकला था और उस जुलूस में एक कप में शरबत पी थी हिंदू और मुसलमानों के द्वारा। और इस प्रकार का जब माइकल ओ डायर जो पंजाब का राज्यपाल था, उसने इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखा, इस प्रकार का मेल मिलाप देखा, जो दोनों को अलग अलग फूट डालो और राज करो की नीति के तहत दोनों पर शासन कर रहे थे। उन्होंने ये देखा तो वो भड़क गए और इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके इनको पंजाब से जबरदस्ती बाहर निर्वासित किया गया और जो हिंदू मुस्लिम एकता दिखा रहे थे उनको एक हाथ में हिंदू, एक हथकड़ी में हिंदू, एक हथकड़ी में मुस्लिम, इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम को हथकड़ी पहनाकर जेल में डाला गया। सैकड़ों की संख्या में लोग जेल गए। पंजाब में ये आंदोलन बड़ा उग्र था और इस 9 अप्रैल को इनको गिरफ्तार किया गया और इनके विरोध में सभा एवं जुलूस निकल रहे थे। और 13 अप्रैल को जलियांवाला में जलियांवाला बाग में एक सभा थी और उस सभा में साधारण सी सभा थी, लेकिन पंजाब में क्या है, माइकल ओ डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, धारा 144, और 3 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी। मार्शल लॉ मतलब एक धारा 144 होती है जब 4 या 5 आदमी एक साथ नहीं रह सकते, निकल नहीं सकते, जुलूस निकाल नहीं सकते, किसी प्रकार की आप रैली नहीं कर सकते, किसी प्रकार की आप सभा नहीं कर सकते। लेकिन इस मार्शल लॉ का प्रचार नहीं किया गया था और जो किसान भाई थे वो अधिकतर गांवों से आए थे और वो बैसाखी का मेला देखने आए थे और वो जलियांवाला बाग की सभा में पहुंच गए थे। और इस सभा में शांतिपूर्वक सभा चल रही थी, किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं था। और इस सभा में वस्तुतः कोई बाग नहीं था, इसमें कोई पेड़ पौधे नहीं थे, ये खाली मैदान था और इसमें सिर्फ एक रास्ता था, वो भी ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था। और जो जनरल डायर, माइकल ओ डायर अलग थे, जनरल ओ डायर जो सेना के प्रमुख थे उस समय वहाँ पंजाब में, और वो सेना लाते हैं, यहाँ सभा चल रही होती है और वो सेना लाते हैं और 1600 राउंड गोलियां, 1600 राउंड गोलियां यहाँ पर चलवाते हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379, लेकिन वास्तव में लगभग 1000 लोग यहाँ पर मारे जाते हैं और 2000
घायल होते हैं। इन्होंने कहा 1200 लोग घायल हुए, वास्तव में घायलों की संख्या 2000 थी। और इस प्रकार जनरल ओ डायर ने भयंकर हिंसा कर डाली और इस हिंसा के कारण पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई, स्तंभित रह गया और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं। गांधी जी ने ये तक कहा कि प्लासी ने नींव डाली थी और जलियांवाला ने उस नींव को हिला दिया। गिल्टर महोदय स्लेटर उन्होंने कहा था कि डायर ने पंजाब को बचाकर पूरा भारत खो दिया। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने आती है और पंजाब में मार्शल लॉ लागू था। और इसके बाद 18 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा कुछ दिनों के लिए इसका स्थगन कर दिया जाता है, सत्याग्रह का। और ये गांधी जी के द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो सत्याग्रह है वो मेरी हिमालय जैसी, इसी दिन बताया जाता है, गांधी जी बोलते हैं कि ये मेरी हिमालय जैसी भूल हो गई। ये कई जगह ऐसे युग आंदोलन के बारे में भी हिमालय जैसी भूल वाला वक्तव्य का आता है, लेकिन जो राम लखन शुक्ल है अपने ऑथेंटिक बुक, उसमें स्पष्ट रोलर सत्याग्रह के बारे में ही गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि ये सत्याग्रह मेरी हिमालय जैसी भूल थी। इसके बाद देखिए इसका स्थगन किया जाता है। इसका प्रभाव अगर हम चर्चा करें, गतिविधियों की चर्चा करें हम यहाँ पर, तो इसका जो प्रभाव था सबसे ज़्यादा आपको पता है पंजाब में जो ये जलियांवाला बाग अमृतसर में है और प्रभाव की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब में जो रोलर सत्याग्रह था। बहुत सी गतिविधियां होती हैं इसमें, जुलूस निकाले जाते हैं, उपवास रखाले जाते हैं, गंगा में स्नान किया जाता है, इस प्रकार के कई प्रकार की गतिविधियां होती है पंजाब में। फिर दिल्ली में देखिए गांधी जी पंजाब आने का प्रयास करते हैं, दिल्ली आने का प्रयास करते हैं, लेकिन दिल्ली आने से पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार करके वापस भेज दिया जाता है और ये गांधी जी की दूसरी गिरफ्तारी है। ये गांधी जी की भारत में दूसरी गिरफ्तारी थी। दिल्ली के अलावा गुजरात, बॉम्बे और कुछ प्रभाव कलकत्ता में, कम था कलकत्ता में, लेकिन कलकत्ता में भी प्रभाव था। मद्रास में भी कुछ जुलूस निकाले गए थे। मध्य भारत और बरार में मैं आपको बता चुका, खोरपड़े और मुंजे विरोध कर रहे थे, लेकिन वहां पे कुछ जुलूस निकाले गए थे। इसके कथन मैंने आपको बताए थे, वो कथन भी आपको याद करने हैं। मोंटेग्यू ने इसको निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। आज हम दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे।